अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। वजीर आजम नवाज शरीफ ने क़यादत का हक अदा कर दिया। दुनिया को बता दिया कि पूरी कौम मुत्तहिद और पाक फौज के शाना बशाना खड़ी। मुनव्वर हसन के बयान पर जमात इस्लामी की इत्तेहादी जमात तहरीक इंसाफ की खामोशी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे, उम्मीदवार और कौम कंफ्यूजन का शिकार। क्या कौमी असेंबली और अदलिया आमने सामने आ गए? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त को इतराज़ लगाकर वापस भेज दिया, जिसके बाद अभी तक जो सूरत हाल है उसमें पंजाब की हुकूमत को 7 दिसंबर को इलेक्शन करवाना है बल्दियाती, जबकि सिंध हुकूमत को मोहलत मिल गई थी और अब वहाँ पर 27 की बजाय इलेक्शन 7 दिसंबर को ही होंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि उनके पास टाइम नहीं है, वो बैलेट पेपर नहीं छपवा सकते, और जो स्याही छापने का मामला है उसके हवाले से भी PCSIR का ये कहना है कि उनको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए और अभी जो सूरत हाल है उसमें उनके पास ऐसे वसाइल नहीं हैं कि वो स्याही की छपाई कर सकें। पूरी कौम इस वक्त एक कन्फ्यूजन का शिकार है। ज़राए ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोबारा अपनी पटिशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने लेके जाएगा कल या परसों, जिसमें इस्तदा की जाएगी कि टाइम ज़्यादा दिया जाए ताकि जो बैलेट पेपर्स की छपाई है वो मुकम्मल हो सके। 40 करोड़ बैलेट पेपर छापने होंगे इलेक्शन कमीशन ने। ये सारी सूरत हाल क्या है, इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी जनाब कमर दिलशाद साहब भी हैं, मुस्लिम लीग नून के ज़हीम कादरी, पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी और उनके साथ नाज बलोच हैं तहरीक इंसाफ की। सबसे पहले चलते हैं जनाब कमर दिलशाद साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। वालेकुम सलाम। कमर साहब, ये इलेक्शन कमीशन टाइम मांग रहा है बार बार और अब दोबारा ये इतलात आ रही हैं कि वो पिटीशन फाइल की जाएगी, इसके हवाले से टाइम उनको चाहिए। ये सारा जो प्रोसेस है आप इसको किस तरह से देखते हैं? असूली तौर पर जनाब, जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की उस समरी को मुस्तरद कर दिया जिस समरी की मंजूरी इलेक्शन कमीशन के फाजिल मेंबरान और एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस जिलानी साहब की मंजूरी के बाद वो जमा कराई गई थी। इतनी बड़ी अहम पटिशन और उस पटिशन करने वाला इदारा भी जिसको आइन ने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के इंतखाबात करवाने के लिए, उसकी दरख्वास्त को मुस्तरद करना ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन अपनी कानूनी तौर पर आइनी तौर पर वो एक दोबारा एक दरख्वास्त जमा करवाएगा और रजिस्ट्रार के फ़ैसले के ख़िलाफ़ उन्होंने अपील दायर करनी पड़ेगी। अब इसके मामले में ये हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो भी आइनी इदारा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी आइनी इदारा है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि इंतखाबात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा उनकी मदद भी की, मामनत भी की, लेकिन बहुत सी बातों पर उनको रहनुमाई भी की, लेकिन इस मामले में उन्हें बल्दियाती इंतखाब के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक सही मजबूत मौक़िफ़ को तस्लीम कर लेना चाहिए था, क्योंकि बैलेट पेपर PCSIR की जो साइंटिफिक इदारा है। कमर साहब, वो तो आपकी बात है कि तस्लीम कर लेना चाहिए था, लेकिन जब कोर्ट का फैसला आ गया तो अब उस पर जो इलेक्शन कमीशन है उसको वही करना होगा जो कोर्ट का ऑर्डर है। अब ये बयान कीजिएगा, अगर इस सूरत हाल में कल भी परसों भी इलेक्शन कमीशन की पिटीशन मुस्तरद हो जाती है तो किस तरह हैंडल करेगा इलेक्शन कमीशन इस सारी सूरत हाल को? किस तरह बैलेट पेपर छपेंगे? स्याही कहां से आएगी? फिर इलेक्शन कमीशन को अपने आइनी जो है इख्तियारात को इस्तेमाल करना चाहिए। उनको आर्टिकल 219 ने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया है कि आप शफाफ इंतखाबात, ट्रांसपेरेंट इंतखाबात, न्यूट्रल इंतखाबात और करप्ट प्रैक्टिस से हट के इंतखाबात करवाने हैं, तो फिर अपने आर्टिकल 219 और आर्टिकल 224 और अवामी नुमाइंदगी एक्ट का सेक्शन 108 को अपने इस्तेमाल करें इख्तियारात को, और अपने इंतखाबात की तारीख़ को मौखर करार देने की मुकम्मल उसको ख़ुद मुख्तारी, आज़ादी और आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। तो उसके साथ साथ हमारी जो पार्लियामेंट ने भी 2 दफ़ा की करारदाद जी, मैं इस पर बात करता हूँ। जी, आप हमारे साथ ही रहिए कमर साहब। ज़हीम साहब, ये सारी सूरत हाल में आज पंजाब का तो बड़ा एक अहम इजलास भी हो रहा है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, जिसमें कुछ कवायद में तब्दीली की बात आ रही है। तैयार हैं, इलेक्शन करवाएंगे पंजाब गवर्नमेंट? देखें जी, एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये तारीख रही कि जब भी कौम ने हमें इक़्तिदार बख्शा,
चाहे वो 1990 का इक़्तिदार हो या 97 का, हमने उस कलील मुद्दत में 18 माह 2 साल के अरसे के लिए इक़्तिदार बख्शा कौम ने हमें, और फिर वो छिन गया। लेकिन हमने उस कलील मुद्दत में भी बल्दियाती इलेक्शंस करवाए, और ये हमारा ही तुर्र जो पिछले 5 साल थे उसमें तो बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाया आपने। वो ये सवाल का जवाब मैं बिल्कुल दूंगा आपको। KRD जो थी वो कन्विंस थी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ का बनाया हुआ जो निज़ाम है वो ग्रास रूट लेवल तक, वो फिनेस जो उस निज़ाम का हिस्सा थी, उन्हीं के वज़राए आला की वजह से कंप्लीट प्रोसेस नहीं हो सका, और वो समरात जो वो कहते थे कि पहुँचेंगे नेशनल दर्जे तक नहीं पहुँचाए जा सके, और इसीलिए वो निज़ाम फेल हो गया और कंप्लीट नहीं हो सका। हम कन्विंस थे कि हमने एक नया निज़ाम बनाना है। तमाम सूबों ने अपनी अपनी कोशिश करके एक बेहतर निज़ाम लाने की कोशिश की है, चाहे वो सिंध हो, KPK हो, पंजाब हो या बलूचिस्तान हो। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ तमाम लोग कन्विंस्ड हैं, और मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर ये समझता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी शाये हुए नहीं कर रही। तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द हो, लेकिन वो मोडालिटीज़, वो क्रिटिसिज्म और वो प्रॉब्लम्स जो इस तमाम प्रोसेस को जेपरडाइज कर देगी, उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं तमाम सूबे, ताकि उन पर ब्लेम ना आए कि ये पे कोई धांधली हुई है। अब देखें, अगर बाहर की प्रेस से छपवाए जाते हैं बैलेट पेपर्स, तो क्या एक क्वेश्चन मार्क नहीं उठेगा इसकी इंटेग्रिटी पे? इसी तरह अगर इंक का मसला जो है जिस पे सब लोगों ने बात की, क्या मसला नहीं उठेगा? हमने तो सब ने सुप्रीम कोर्ट से जो था उनके हुक्म से, या चलें डरते मारे कह लें, 7 दिसंबर की डेट दी सिंध ने, तो इससे भी पहले की डेट दी थी, वो 7 हो गई। बलूचिस्तान में कागज़ जमा हो रहे हैं, पंजाब में भी कागज़ जमा हो रहे हैं, तमाम लोग कन्विंस्ड हैं, KPK में भी बहुत कोशिश हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, प्लीज़, मैं नहीं कह रहा कि असेंबली की वो करारदाद एक गैर मुअय्यना मुद्दत तक इन इलेक्शन को डिले कर दे, ये ज़हर कातिल होगा इस मुल्क की डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए। लेकिन कुछ टाइम पीरियड बहरहाल जो है वो मिलना चाहिए, के लिए मिलना 2, 4, 6 हफ्ते कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ज़हीम हमारे साथ ही, मैं शर्मिला साहबा को यहाँ पर गुफ्तगू में एंगेज करना चाहता हूँ। शर्मिला साहबा, इस सारी सूरत हाल में अब जिस तरह कोर्ट का ऑर्डर आपके, खैर सिंध में तो जो तारीख आपको चाहिए थी वो दे दी कोर्ट ने इलेक्शन करवाने के लिए, ये सारा जो प्रोसेस है, आपका जो सिंध सूबा है वो इलेक्शन के लिए तैयार है? हो जाएगा इलेक्शन 7 दिसंबर को? जी शुक्रिया समी साहब। देखिए, बात ये है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होना लाजमी है, ये आइन में भी दर्ज है और हमारे मंशूर में भी, लेकिन उसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन शफाफ होने की भी जिम्मेदारी उठाने की जिन इदारों की जिम्मेदारी है, वो हमें ये गारंटी भी देना चाहते हैं कि ये शफाफ होंगे। लेकिन अगर वो इदारे जो डिलिमिटेशन कर रहे हैं, जिन्होंने बैलेट पेपर छापना है, जिन्होंने मैग्नेटिक इंक लेकर आनी है, जिन्होंने ये पूरी फहरिस्तें बनानी हैं, अगर वो इसके लिए तैयार नहीं है, जो कि आइन में दर्ज है कि आर्टिकल 219 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कंडक्ट करना है और जनाब ऑर्गेनाइज़ करना है ये इलेक्शन, तो अगर वो इसके लिए तैयार नहीं है तो मैं नहीं समझती कि कोई और इदारा जो है वो उस पर मुसल्लत कर सकता है। यहाँ पर बिल्कुल सही बात है जो कंवर दिलशाद साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए कि मुल्क में फ्री एंड फेयर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस करवाने हैं, सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ बताना पड़ेगा आया वो इस तैयारी उनकी मुकम्मल है कि नहीं है। जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है, देखिए सिंध के अंदर इस वक्त भी कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं, डिलिमिटेशन का प्रोसेस कल ख़त्म होगा, फाइनल लिस्ट जो है वो 23 नवंबर को आनी है, 7 दिसंबर को यहाँ पर इलेक्शन है। आज भी वजारत ख़जाना हुकूमत पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को 6 अरब रुपए देने से माजरत कर ली है, और अगर ये पैसे नहीं मिलते तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहाँ से ये इलेक्शंस कराएगा। फिर बैलेट पेपर की छपाई क्या 3-4 दिन के अंदर मुमकिन है? ये डिस्पैच भी होनी है। उसके अलावा मैग्नेटिक इंक के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जनाब 4 माह दरकार हैं, 22 लाख जो है वो इंक पैड्स दरकार हैं, और ये 4 माह से पहले इनकी फरामी मुमकिन नहीं है। तो नेशनल असेंबली की 2 करारदादें आ चुकी हैं, सिंध असेंबली की करारदाद है वो इलेक्शन कमीशन को पहुंचा दी गई है। देखिए, हम भी चाहते हैं कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फिस्कल और फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन हो, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट बने, लेकिन उसके साथ साथ आवाम और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ये चाहती हैं कि शफाफ इंतखाबात हों, ऐसे इंतखाबात ना हो जिस पे लोग
सवालिया निशान उठाएं और ये कहें कि जनाब धांधली हुई। धांधली। अच्छा, हमारे साथ ही रहिए शर्मिला साहबा और ज़हीम साहब, आप भी हमारे साथ रहिए, कमर दिलशाद भी हमारे साथ हैं। यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम ये बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन के बाद भी पार्लियामेंट बार बार करारदाद क्यों पास कर रही है। जो सियासतदान हैं वो ऐसा लग रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट और सियासतदान एक दूसरे के आमने सामने हैं। इस हवाले से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे ब्रेक के बाद नाज बलोच साहबा से। वेलकम बैक। बात हो रही है पाकिस्तान में बल्दियाती इलेक्शंस की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है आज वापस कर दी पटिशन जो थी इलेक्शन कमीशन की, लेकिन इसके साथ साथ कौमी असम्बली ने दूसरी करारदाद मंजूर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बल्दियाती इलेक्शन है उनको मुलतवी किया जाए। जब सियासी जमातें अपोजिशन में होती हैं और उस वक्त अगर कोई कोर्ट का फैसला ऐसा है जिसका बज़ाहिर उन्हें सियासी फ़ायदा नज़र आ रहा हो तो वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी बात करती हैं, उसके लिए तहरीक भी चलाती हैं। लेकिन यही सियासी जमातें जब हुकूमत में आती हैं और सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है तो उस हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की फैसले के बावजूद जो पार्लियामेंट की बार बार की करारदादें हैं, इस पर हम बात करेंगे। और मैं सबसे पहले चलता हूं जनाब नाज बलोच साहबा की जानिब। नाज बलोच साहबा, आपकी जो जमात है तहरीक इंसाफ, उसका तो मोटो ये है कि जो अदलिया के फैसले हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए और हर सूरत में उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन अब जो इस वक्त पार्लियामेंट में तहरीकें पेश की जा रही हैं, करारदादें पेश की जा रही हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फैसला है कहा जा रहा है कि उसको बदला जाए, तो ये आपकी जमात ये सब कुछ कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेवोल्यूशन ऑफ पावर के ऊपर यकीन रखती है और इसके साथ ही हमेशा अदलिया के एहतराम जो है वो हमने हमेशा इसको यकीनी बनाने की पूरी भरपूर कोशिश की है। बात यह है कि इस वक्त हकाइक कुछ और हैं। हकाइक ये है कि हमारे पास ना बैलेट पेपर्स छप पा रहे हैं, ना ही स्याही जो है वो उसकी इतने अरसे में इतनी मुद्दत में बनेगी। अब ये जो मज़ीद पेशरफ्त आई है कि प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस को दे दिए जाएं, तो प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस से बैलेट पेपर्स बनाना तो इस तरह होगा गोया जैसे आप स्टेट बैंक की जगह किसी भी प्राइवेट इदारे को नोट ये बात तो पॉइंट से ज्यादा वोट अगर मुझे इजाजत दें ये सवाल करने की, ये बात तो आ चुकी बार बार। सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फैसला देती है तो फिर पार्लियामेंट उस फैसले के खिलाफ बार बार करारदाद पेश कर रही है। वो सुप्रीम कोर्ट में आप जो पार्लियामेंटेरियन हैं आप खुद क्यों नहीं चले जाते? जी देखिए, बात यह है कि करारदाद की वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट तो फैसला दे रही है और हम भी चाहते हैं कि जल्द अज जल्द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मुलेट हो और अवामी नुमाइंदगी निचली सतह पे हुकूमत हो और डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, पावर्स नीचे फॉरेन ट्रांसफर हो। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि जब इलेक्शन कमीशन खुद तैयार नहीं है, जब इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है ना इनके पास आरओज हैं ट्रेन, ना इनके पास आरओज तो मना कर दिए गए, इस दफ़ा जुडिशरी से कोई आरओ नहीं आएगा। आरओ डीआरओ ये तमाम अपॉइंटमेंट्स जो है ये निचली एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पे की जा रही है, ब्यूरोक्रेसी कर रही है। और सिंध के अंदर भी देखें ना आप, आलम तो ये है कि दो चीफ सेक्रेटरीज इस वक्त हैं। एक तो सज्जाद साहब को चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया, जबकि ऑलरेडी एजाज चौधरी चीफ सेक्रेटरी थे। After 2 weeks of the schedule, the announcement of the schedule by election commission, उसके बाद वायलेशन होती है इलेक्शन कमीशन की कि चीफ सेक्रेटरी बदल दिया जाता है यहाँ पे और दो चीफ सेक्रेटरी टेक्निकली इस वक्त काम कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब इतने सारे मसाइल हो तो इन हालात में इलेक्शंस की प्रिपेयर्डनेस जब नहीं है तो फायदा ऐसे इलेक्शंस कराने का कोई नहीं होगा और 11 मई वाले वही नताइज होंगे, बल्कि इट विल बी आइसिंग टू द केक। ये वही रेपुटेशन होगी उन्हीं 11 मई के इंतखाबात की जब बोरियां भरी हुई थी बैलेट पेपर्स की और घरों में नोट छप रहे थे। तो लिहाजा हमें इलेक्शन तो चाहिए। आपका पॉइंट आ गया, हमारे साथ रहिए। ज़हीम, मैं आपसे अब जो सवाल करना चाहते हैं वो भी कर लीजिएगा, लेकिन 5 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, 11 मई से पहले पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि 8 साल से इलेक्शन नहीं हुए और ये आइन की एक रिक्वायरमेंट है आर्टिकल 148 के तहत। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट तो इसलिए कह रही है कि आइन की वायोलेशन हो रही है, वो सुप्रीम कोर्ट कोई चीज इंपोज तो नहीं कर रही। बिल्कुल नहीं कर रही, और मैं ये समझता हूँ कि किसी को भी इसको एज अ थ्रेट टू देयर इंटेग्रिटी नहीं लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, हम तो उस करारदाद के जरिए समी साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ टाइम पीरियड मिल जाए ताकि वो प्रॉब्लम्स जो
अब इलेक्शन में आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, वो ना हो। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तमाम लोग तैयार हैं, हमने तो डेट दे दी ना, सिंध ने भी दे दी, बलोचिस्तान ने भी दे दी, पंजाब ने भी दे दी, हमने तो डेट दे दी। मींस जैसे भी होंगे हम करवा देंगे, हम तो डेट दे चुके हैं। अर्ज सिर्फ ये है कि हम इस करारदाद के ज़रिए जो भेजी गई है ऐवान बाला से, जो कौमी असम्बली से गई है, वो मेरा ख्याल में कन्फ्रंट्रेशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के साथ। हम आज भी तैयार हैं उनके ऑर्डर पे इलेक्शन करवाने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक इस्तदा का तरीका है कि आप हमें कुछ मोहलत दे दीजिए ताकि ये तमाम अवामिल जिन पर उंगलियां उठ सकती हैं वो ना उठें और हम इलेक्शन को सही तरीके से करवाने में कामयाब हो जाएं। मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों के होते हुए मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल, और ये बात दुरुस्त है, उन्हें चाहिए थे, लेकिन हमारी आर्गुमेंट ये थी कि हमने एक सेकंड सिर्फ, हमारी आर्गुमेंट ये थी कि जब परवेज मुशर्रफ का जो निज़ाम था वो डिलीवर नहीं कर सका, इसलिए उस नए निज़ाम को बनाने के लिए 2009 तक तो आप देखें वो इन फैशन एंड वोग रहा ना। अब उस निज़ाम को तुम ख़त्म ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो आइनी और कानूनी हैसियत इख्तियार कर गया हुआ था। और उसके बाद फिर जो 1.5 साल का टाइम पीरियड मिला उसमें जो हालात थे वो आपके सामने है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि पंजाब समेत तमाम हुकूमतों को ये इलेक्शन करवाने चाहिए थे और सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ डिसीजन जो है वो आप हमारे साथ ज़हीम आपका पॉइंट आ गया। शर्मिला साहबा, इसका तो मतलब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कल को कोई भी फैसला दे और सियासतदान ये समझें कि ये फैसला ठीक नहीं, तो वो हर फैसले पर एक पार्लियामेंट में करारदाद दें और ये कहें कि जो विल है हाउस की सॉवरन उसको प्रिवेल करना चाहिए और कानून और ज़ाब्ता जो सुप्रीम कोर्ट का बुनियादी फ़र्ज़ है जिसकी बुनियाद पर वो फैसले देती है उसको पीछे धकेल दिया जाए। देखिए समी साहब, मैं समझती हूँ कि ये जो करारदादें आ रही हैं ये एक अपनी मिसाल आप है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि नेशनल असेंबली, ईस्टर्न असेंबली में करारदादें आई हैं जिसमें ये कहा गया है और इलेक्शन कमीशन को ये करारदादें भेजी गई हैं। ये रिक्वेस्ट हम इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं कि जनाब आप हमें टाइम दें और आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को लाजमी बनाएं, मैग्नेटिक इंक लेकर आएँ और जो प्रिंटिंग पेपर की जो छपाई है वो गवर्नमेंट के प्रिंटिंग प्रेस से कराएं और उसको यकीनी बनाएं। दीज रेजोल्यूशंस आर नॉट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कर रहे हैं। सिंध में भी जो करारदाद पास हुई है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हमने रिक्वेस्ट करी है और आज हमने वो करारदाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दी है। देखे ना, लेकिन कौमी असेंबली की करारदाद का तो ये मतलब नहीं है आइन के। शर्मिला साहबा, कौमी असेंबली की जो करारदाद है उसका तो ये मतलब नहीं है। कौमी असम्बली की जो आज करारदाद है आरिफ अलवी साहब की, उसका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं यहाँ सिंध की बात कर रही हूँ कि आपने कहा कि जी हम सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह फैसले आएंगे और हम करारदादें लाएंगे और फिर हम उसको कहेंगे कि जी ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि आर्टिकल 140A के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मजाज है कि वो लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस करवाए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही तैयार नहीं है, बैलेट पेपर की छपाई मुमकिन नहीं है, वो ये कहते हैं मैग्नेटिक इंक की फरहमी मुमकिन नहीं है, तो फिर इलेक्शंस कैसे होंगे। और फिर मैंने आपसे कहा कि आज ये भी बात सामने आई है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वजारत ख़जाना की जानिब से 6.5 अरब रुपए दरकार हैं इलेक्शन कमीशन को लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस कराने के लिए, उन्होंने देने से माजरत कर ली है। तो जब इनकैपेसिटेट हो जाएगा इलेक्शन कमीशन, जब वो माजूरी दिखाएगा, और आज यही समरी तो शर्मिला साहबा आप तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट का अपील में जाएंगे। शर्मिला साहबा, फिर तो जो सुप्रीम कोर्ट का ये पॉइंट है कि जिसमें सियासतदान बुनियादी तौर पर जो पावर्स हैं वो ग्रास रूट लेवल पर उसको डिवॉल्व करना ही नहीं चाहते और मुख्तलिफ बहाने ढूंढ रहे हैं बल्दियाती इलेक्शंस को मुलतवी कराने की, उसमें तो फिर कुछ वजन लगता है। मैं आपको नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये थोड़ा सा परसेप्शन गलत है और परसेप्शन गलत होने की एक वजह है। वो ये है कि जब 2001 के अंदर जनरल मुशर्रफ अपना सिस्टम लेकर आए, उसको उन्होंने 4th शेड्यूल के तहत 2009 की आखिर 2010 की शुरुआत तक उसको आइन में तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। उस शेड्यूल के अंदर हम उसको चेंज नहीं कर सकते थे, हम सबको उससे इख्तलाफ था, उस सिस्टम ने डिलीवर नहीं किया आवाम को। फिर हम 79 का सिस्टम लेकर आए, उसमें हमने और तरमीम करी। बहरहाल अब जब ये नई गवर्नमेंट आई है तो हमने एक और नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हमने इनेक्ट किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अपने अपने सिस्टम्स आप इनेक्ट कर लें जिसके तहत आप इलेक्शंस करवाना चाहें। और ये पहली बार हो रहा है समी साहब के पाकिस्तान की तारीख में पार्टी बेसिस पे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होने जा रहे हैं।
जो आइन के आर्टिकल 140 के बिल्कुल उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि इसमें कहा गया है कि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन भी होनी है। पहले जो इलेक्शंस हुए बहुत शुक्रिया शर्मिला साहब, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि वक्त की कमी है। कमर दिलशाद साहब बहुत शुक्रिया, ज़हीम कादरी साहब, नाज बलोच साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एक अहम मामला अब देखते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोबारा रजू करेगा सुप्रीम कोर्ट से और उसके पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। लेकिन बहरहाल ये बात बड़ी इंट्रीगिंग है कि वजारत ख़जाना ने वो रुपए जो बैलेट पेपर की छपाई के लिए, स्याही के लिए चाहिए, वो इलेक्शन कमीशन को नहीं दिए, जबकि दूसरी बहुत सारी मददात के लिए यकीनन वफाकी हुकूमत के पास पैसे होंगे। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ GHQ गए और उन्होंने एक बड़े वाज़े अंदाज में कौम को ये पैगाम दिया कि पूरी जो कौम है वो पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है और उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उनके हवाले से कोई भी इबाहम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज GHQ गए और उन्होंने वहाँ पर जो शोहदा थे उनकी कब्रों पर फूल भी चढ़ाए और उसके बाद बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी और मुल्क में जो मुख्तलिफ इबहाम पैदा करने की कोशिश की जा रही थी पाक फ़ौज के किरदार के हवाले से, उसका दो टोक जवाब दिया। बिल्कुल वाज़े अंदाज में ये आज पैगाम दिया जनाब नवाज शरीफ ने कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की सियासी क़यादत मुत्तहिद हैं और वो जो पाकिस्तानी फ़ौज की कुर्बानियाँ हैं उनको सराहते हैं। आज वो इबाहम जो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी पाक फ़ौज के किरदार के हवाले से, जिसका आगाज़ हुआ था जमात इस्लामी के अमीर मुनव्वर हसन साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट के बाद, आज वज़ीर आज़म ने उसका बड़े भरपूर अंदाज में जवाब दिया और उसके बाद जो एक सरकारी कम्युनिके जारी किया गया उसमें बिल्कुल वाज़े अंदाज में कहा मियाँ नवाज शरीफ ने कि मादरे वतन के दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान ने अपनी जानों का नजराना पेश करके एक रोशन तारीख रकम की है। हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर देने वाले गाजी और शहीद हमारे मोहसन हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का हर सिपाही और अफसर जज्बा ईमानी के साथ मैदान में उतरता है, उसके दिल में शहादत की आरज़ू का चिराग जल रहा होता है। यही उसकी असल कुव्वत और सबसे बड़ा हथियार है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहीदों को हम हमेशा याद रखेंगे। ये बिल्कुल दो टोक जवाब दिया है जनाब नवाज शरीफ ने उन कुव्वतों को जो पाकिस्तान की फ़ौज के किरदार के हवाले से इबाहम क्रिएट करना चाहते थे। आज उस बहस को समेटने की कोशिश की है जनाब नवाज शरीफ ने कि बिल्कुल जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो रियासत पाकिस्तान के बिल्कुल पाकिस्तान के आइन के तहत पाकिस्तान की जंग लड़ रही है, पाकिस्तान के शहरियों की जानो माल की हिफाजत कर रही है। इसलिए किसी को भी इबाहम नहीं होना चाहिए कि पाक फ़ौज के वो जवान जो अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं वो शहीद हैं। आज इस मसले पर हम गुफ्तगू करेंगे जो नवाज शरीफ साहब ने जो वाज़े पैगाम दिया है। हमारे साथ होंगे जनाब डॉक्टर वसीम और जनाब डॉक्टर राग़िब नईमी साहब। सबसे पहले मैं चलता हूं जनाब डॉक्टर वसीम की जानिब। डॉक्टर साहब, ये जो आज नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा वाज़े पैगाम दिया है जो इबाहम था मुल्क में, क्या आप देखते हैं किस हद तक इस बहस को समेटा है उन्होंने आज? इसके जवाब में मैं ये कहूँगा कि पिछले एक हफ्ते में कुछ वाक़यात बड़ी तेज़ी से रूनुमा हुए। एक तरफ हम देखते हैं कि 25 साल से फ़ौज और जमात इस्लामी के दरमियान थोड़ी बहुत एतमाद की फ़िज़ा जो कायम थी वो टूटती नज़र आ रही है, और दूसरी तरफ जो मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत है वो ये फ़ील कर रही थी कि इमरान ख़ान उसको तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से और बिल वास्ता तालिबान की हमायत के हवाले से एक बंद गली में ले जाते हुए नज़र आ रहे थे, क्योंकि नज़र ये आ रहा था कि उसके बाद कहाँ जाना है, वाक़यात जो मुज़ाकरात के हवाले से होंगे वो उन्हें कहाँ ले जाएंगे। आफ्टर ऑल प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, हुकूमत उनकी है और उन्हें जवाबदेही करनी है जो भी किलिंग्स हो रही हैं तालिबान के हाथों। तो हुकूमत के तौर पर नवाज शरीफ एलियनेट होते नज़र आ रहे थे और दूसरी तरफ फ़ौज एलियनेट हो रही थी, जमात इस्लामी और दूसरी इस्लामी फ़िक्र वो लोग जो एंटी अमेरिकनिज़म में इंतहाई ज़्यादा आगे जा चुके थे और वो फ़ील कर रहे थे कि तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ना जैसे इस्लाम के ख़िलाफ़ लड़ना है। तो इस सारे मलहूबे में नवाज शरीफ की हुकूमत ने ये सोचा कि फ़ौज को एक तरफ तो उन्हें अपनी हमायत का यकीन दिलाना ज़रूरी है और आपस में करीब आके
दुनिया को और पाकिस्तानी अवाम को ये तासुर देना ज़रूरी समझा गया कि हम दोनों एक सफ़े पे हैं और हमारी हिकमत अमली जो है वो एक दूसरे से मुतज़ाद नहीं बल्कि मुताबिकत रखती है। जी, आप हमारे साथ ही रहिए वसीम साहब। मैं जनाब राग़िब नईमी साहब की जानिब चलता हूँ। राग़िब साहब, ये जो मामला था, जिस वक्त हमारा मुल्क एक जंग की हालत में है और भरपूर अंदाज में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए जा रहे हैं, उस वक्त ये इशू उठा देना कि वो क्या वो शहीद हैं या नहीं हैं, वो एक क्वेश्चन मार्क उस पर लगा देना, आप क्या समझते हैं कि आज जो किया है नवाज शरीफ साहब ने, इस पर भी कमेंट कीजिए। और वैसे मजहबी एतबार से इसकी क्या हैसियत थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मजहबी एतबार से इसकी हैसियत का तज्ज़िया करते हैं। मैं ज़रा तफसील में जाना चाहूँगा कि बगावत या खुरूज किसी भी इस्लामी हुकूमत के ख़िलाफ़ उस वक्त तक नहीं हो सकता है जब तक वो इस्लामी हुकूमत इस्लामी शायर पे पाबंदी ना लगा दे और नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज के ऊपर मुकम्मल तौर पे बैन लगा दिया जाए और वहाँ पे हम किसी भी किस्म की इस्लामी इबादत को सर अंजाम ना दे सकें, तो फिर फुक़हा ये लिखते हैं कि उस हुकूमत के ख़िलाफ़ आप ख़ुरूज कर सकते हैं, यानी उसके ख़िलाफ़ बगावत कर सकते हैं। जब हम ममलिकत पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है इस्लामी शायर के ऊपर, इबादत के ऊपर, और हर कोई मसलक अपने अपने तरीके और अपने अपने अंदाज से इस्लामी शायर को सर अंजाम देता हुआ नज़र आता है। भले से वह अहले तशय्यो से हो, अहले सुन्नत से हो या किसी और मसलक से उसका ताल्लुक़ हो, वो भरपूर तरीके से अपनी इबादत को अपने अंदाज से हमें करता हुआ महसूस हो रहा है। लेकिन अगर कोई इन तमाम चीज़ों के बावजूद ये कहता हुआ पाया जाए कि जी यहाँ पे इस्लामी हुकूमत कायम नहीं है या इस्लामी शायर की मुनाफी की काम हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उसका सोच और उसका तर्ज़ फ़िक्र और उसका अंदाज़ वो गलत है और वो इस्लाम के हकीकी रूह से मुनाफी है। जब ये बुनियादी बात हमारे सामने तय पा गई तो उसके नतीजे में हमने ये देखना है कि अगर कोई गिरोह या कुछ अफराद का टोला ये कहना शुरू कर दे कि हमने मुल्क में इस्लामी निज़ाम को नाफिज करना है और उसके लिए अपने तई वो एक जहाद शुरू कर दे और उस जहाद में जो उसने खुद शुरू किया है मरने वालों को कोई शहीद कहना शुरू कर दे, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे फ़हम में और समझ में और तरीक़े अंदाज के अंदर कजी आ गई है। क्योंकि शहीद तो उस आदमी को कहा जाता है जो इस्लामी हुकूमत में किसी गैर इस्लामी उनसर के ख़िलाफ़ लड़ता हुआ मैदान जंग के अंदर मारा जाए, और यहाँ पे तो कोई जहाद ऐसा नहीं हो रहा है किसी दूसरे मुल्क के साथ कि जिसमें मरने की बुनियाद के ऊपर हम किसी के ऊपर शहीद का इतलाक़ कर सकें। और तीसरी बात यहाँ पर यह अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस्लामी हुकूमत के अंदर जो एजेंसियाँ, अदारे ज़िम्मेदार हैं आमतुन्नास की हिफाजत के, सरहदों की हिफाजत के, अगर वो अपनी ड्यूटी और अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के अंदर अपनी जान खो देते हैं तो हकीकतन हम उन्हें शहीद कहेंगे, उनके ऊपर शहीद का इतलाक़ किया जाता है। बुनियादी तौर पे मैदान जंग में जाके लड़ने वाला अगर वो मारा जाए और वो मुसलमान भी है और इस्लामी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मारा जा रहा है तो उसे शहीद हकीकी कहा जाता है। और आमतुन्नास अगर विद इन द बॉर्डर्स वो अपनी जान गंवाते हैं किसी हमले के नतीजे के अंदर कि जिसके बाद कसास भी ना लिया जा सके, तो हम उन्हें शहीद हुक्मी कहते हैं। तो यहाँ पे सरहदों की हिफाजत करने वाला अगर शहीद हो रहा है तो शहीद हकीकी कहलाएगा, आमतुन्नास का मामला है तो वह शहीद हुक्मी के ज़ुमरे में आएगा। अब शहीद की जब हम तफसील बयान कर दी तो फिर मैं ये समझता हूँ कि मुनव्वर हसन साहब ने जो गुफ्तगू की है और शहीद के बारे में अपनी राय पेश की है, वो उनकी ज़ाती राय तो हो सकती है या वो उनकी जमात की पॉलिसी तो बन सकती है, लेकिन मिन हैसुल मजमू किसी भी इस्लामी फ़िक़ा के किसी भी फ़क़ीह के साथ वो तारीफ़ सही सच्ची हमें नज़र नहीं आती है। और तमाम के तमाम फ़ुक़हा इस बात के ऊपर हमें मुत्तफ़िक़ नज़र आते हैं कि यहाँ पे जो बागी है उसके मारे जाने के ऊपर उसे शहीद नहीं कहा जाएगा, भले से वो इस्लामी हुकूमत से लड़ाई करता हुआ मारा जाए या किसी और गैर मुस्लिम हुकूमत से लड़ाई करता हुआ मारा जाए, क्योंकि वो तो अपने उसी बगावत के अरसे के अंदर मारा गया है। जी राग़िब साहब, आप भी हमारे साथ रहिए, डॉक्टर वसीम साहब भी हमारे साथ हैं। यहाँ पर हम लेते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक और उसके बाद ये सवाल करेंगे डॉक्टर वसीम से कि बहुत सारी सियासी जमातों ने इस हवाले से रिएक्शन देने में भी ताख़ीर की और एक बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ अभी तक इस हवाले से खामोश है। लेकिन एक ब्रेक के बाद
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं जमात इस्लामी के अमीर मुनव्वर हसन साहब की स्टेटमेंट की। उसके बाद वज़ीर आज़म गए आज GHQ में और उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में ये बात कही कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान की सियासी क़यादत उसके साथ है और हमें फ़ख्र है हमारे उन जवानों पर जो पाकिस्तान की लोगों की जान माल की हिफाजत के लिए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। वो शोहदा हैं और इस हवाले से किसी को इबाहम नहीं होना चाहिए। रिएक्शन बहुत सारी सियासी जमातों के आए, लेकिन एक बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी खामोशी है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ KPK में अलाई है जमात इस्लामी की। और आज नाज बलोच साहबा हमारे साथ हैं, डॉक्टर वसीम भी हमारे साथ हैं, राग़ब नईमी साहब भी। लेकिन मैं पहले चलता हूँ नाज बलोच साहबा की जानिब। नाज साहबा, ये बयान कीजिएगा कि अभी तक कोई बड़े वाज़ेह अंदाज में तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से कोई अपना मौक़िफ़ पेश नहीं किया। समी साहब देखें, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई दो बात नहीं है कि हमारे मुल्क की अफवाज, हमारे मुल्क की फ़ौज जो हमारे दिफा के लिए हर वक्त लगी हुई होती है और जो जानों का नजराना उन्होंने दिया और जितने हमारे अफवाज पाकिस्तान जो शहीद हुए, जनरल न्याजी समेत वो तमाम फ़ौजी सिपाही जो शहीद हुए इस जंग के अंदर, उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और हमें उन पर फ़ख्र है। बात यह है कि इस वक्त जो अमीर जमात इस्लामी मुनव्वर हसन साहब की बात की जा रही है, मैं समझती हूँ कि मेरी नज़र में तो वे एक नॉन इशू है, क्योंकि बात ये हमें देखनी चाहिए इस वक्त बजाय इसके कि ये बात की जाए। इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमें मुल्क में अमन और अमान लाने के लिए सल्यूशन चाहिए। सल्यूशन क्या है? जहाँ हमारा मौक़िफ़ सिर्फ एक है तहरीक इंसाफ का कि जब हम डायलॉग और मुज़ाकरात के करीब पहुँच चुके थे, तो जब अमेरिका खुद मुल्ला उमर के साथ अफगानिस्तान में तालिबान के साथ नेगोशिएशंस कर सकते हैं, तो क्यों पाकिस्तान में हम नेगोशिएशन नहीं कर सकते तालिबान के साथ ताकि हमारे खित्ते में अमन और अमान आए? अमेरिका जब 2014 के बाद यहाँ से निकल के चला जाएगा तो हम परेशानी में ना। अगर आप इजाजत दें सवाल करने की, सिर्फ ये था कि पीस प्रोसेस को सबोटाज किया गया। आप अगर इजाजत दें सवाल करने की, ये मुज़ाकरात के हवाले से बात नहीं, इसमें हजारों पाकिस्तानी फौजियों की जानें गई हैं, उनकी फैमिलीज हैं और बात उनकी कुर्बानियों के हवाले से की गई है। और आपकी वो हलीफ है KPK में और ISPR ने ये कहा है कि उनको अपनी स्टेटमेंट वापस लेनी चाहिए। देखें, वो स्टेटमेंट जो आई है मुनव्वर हसन की जानिब से वो जमात इस्लामी की तरफ से आई है। PTI एक इंडिपेंडेंट जमात है। अलायंस गवर्नमेंट में होना इसका मकसद ये नहीं होता कि उनके निकले हुए हर जुमले को PTI ओन करे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो उनके फैसले हैं, जो बात उन्होंने की वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बता सकते हैं कि उन्होंने ये बात क्यों की है। PTI का मौक़िफ़ बरकरार है कि पाकिस्तानी अफवाज जो शहीद हुए वो हमारा फ़ख्र है, वो हमारा गरूर है, वो हमारा प्राइड है। कल भी थे, आज भी हम उनके साथ खड़े हुए हैं और इस पे कोई दो बात नहीं है। जमात इस्लामी का जो मौक़िफ़ उनकी तरफ से आया है, इसकी वही तरदीद और तस्दीक कर सकते हैं और वही बयान कर सकते हैं कि इन्होंने ये बात क्यों की है। अच्छा, आप हमारे साथ रहिए नाज़िबा। डॉक्टर वसीम साहब, आपकी तरफ आऊँगा। बहुत सारे सियासी मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि अगर किसी बात पर खामोशी इख्तियार की जाए तो बाज़ औक़ात इसका ये मतलब भी ले लिया जाता है कि इसमें कोई नीम रजामंदी शामिल है। इस वक्त जो मौक़िफ़ आपने सुना नाज बलोच साहबा ने दिया तहरीक इंसाफ का, आप समझते हैं कि ये जो उनकी जमात है सियासी लिहाज से उनको कोई नुकसान पहुँचा सकती है आगे चलकर? शायद आगे चलकर नुकसान पहुंचाए, और ये वजह है कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है शायद यही हो सकता है जो इस वक्त हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि वो खुलकर अपने हलीफ की बातों को ओन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें काफ़ी ख़तरात हैं। सैयद मुनव्वर हसन की जो बात है उसमें एक पहलू जो बहुत वाज़ेह तौर पर सामने आया है वो ये है कि हमारे जो फ़ौजी शहीद हुए हैं उनकी शहादत पर सवालिया निशान है। अब ये एक बहुत बड़ी बात है। फ़ौज रियासत है और रियासत को रिप्रेजेंट करती है। ये एक तरह से स्टेट के ख़िलाफ़ जाती है ये बात कि आप कहें कि हमारे जो जवान हैं और हमारे जो अफसरान हैं वो अगर इस जंग में शहीद होते हैं तो उन पर सवालिया निशान डाल दिया जाए। ये वही तर्ज़ फ़िक्र है जो अमेरिका दुश्मनी में बहुत दूर तक आगे चले जाने से पैदा होता है। और इसमें जो ये तो एक पेश मंज़र है लेट्स से, लेकिन इसके पस मंज़र में जो हमें नज़र आता है वो ये है
कि शायद अब जो फ़ौज की क़यादत है वो ये रियलाइज़ कर रही है कि जो कॉस्ट है इसकी इस अभाम की लेट से वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब उन्हें खुलकर सामने आकर एक मौक़िफ़ लेना पड़ा। इसलिए हालांकि इस पे एतराज़ भी हुआ है जमात इस्लामी की तरफ से कि ISPR को नहीं चाहिए था कि वो सियासी मामलात में दखल दे, लेकिन ये मामला इतना संजीदा है और ख़ास तौर पे ये कि इस वॉर का मरकज़ी किरदार पाकिस्तान में आफ्टर ऑल फ़ौज है और फ़ौज ने ही दहशतगर्दों को शिकस्त देनी है जब भी वो शिकस्त होगी। तो इस लिहाज से फ़ौज लगता है कि अब इस मामले में पहले से वाज़े तर होती चली जा रही है और शायद कोई डिसीजन हो चुका है या होने वाला है कि अब फ़ौज को इस सारे सियासी मुखमसे में नहीं पड़ना चाहिए जो तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से पिछले 1-2 महीनों से कौम के सामने पेश किया जा रहा है और फ़ौज को अपनी स्ट्रेटजी जो है वो इंडिपेंडेंटली बनानी चाहिए। ये सोच नज़र आती है कि शायद फ़ौज में अब खुलकर सामने आ जाए और इस मौके पर जो सियासी क़यादत है उसने एक बहुत अच्छा और स्ट्रेटिजिक डिसीजन लिया कि हम दोनों यानी सिविल और मिलिट्री दोनों जो इंस्टीट्यूशन हैं इस रियासत के वो दोनों एक पेज पे। अच्छा राघव नईमी साहब, आपकी तरफ आऊँगा। अगर कोई जमात ये कहे कि ये जंग पाकिस्तान की जंग नहीं है, ये अमेरिका की जंग है, तो उस हवाले से फिर जो इस वक्त सारी जंग हो रही है, जो सारी कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, उसके बारे में यकीनन कोई ना कोई सवाल तो फिर जहनों में उठता है। आपकी बात वजह है, बज़ाहिर सवाल उठता हुआ नज़र आता है, लेकिन ये सवाल फिर यहीं पर नहीं उठेगा। यह सवाल तो आज से 30 साल पहले की जो एक जंग थी उस पर भी उठेगा कि वो जंग जिसमें एक ख़ास जमात की बड़ी भरपूर शिरकत रही और जिसके जवानों ने शहादतें भी पाईं और फिर उन शहादतों को सबके सामने आश्कारा भी किया गया, तो क्या उस वक़्त वो जंग अमेरिका की जंग ना थी? क्या उस वक़्त वो जंग क्या पाकिस्तान की जंग थी? तो ये सवाल जो है ये पहले भी मौजूद था और आज भी मौजूद है। अगर आज इसका जवाब नफ़ी में है तो फिर पहले के बारे में मुस्बत क्यों, और अगर पहले के बारे में मुस्बत है तो आज नफ़ी क्यों है? और दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहिब ने आज GHQ जाके जो शहादा के यादगार के ऊपर फूल चढ़ाए हैं, अपना वाज़े बयान रिकॉर्ड करवा दिया है, चाहे वो एक चुप के अंदाज में ही है कि हुकूमत और सिविल और मिलिट्री जो एक्टिविटी है वो सारी की सारी एक के नुक्ते के ऊपर अब मरकूज़ हो रही हैं, और वो नुक्ता यही है कि हम फ़ौज के और पाकिस्तान के मामलात को मुकद्दम रख रहे हैं। और तीसरी बातों में अर्ज़ करना चाहूँगा वो ये कि अगर PTI बड़े खुल के जमात इस्लामी के इस स्टांस को ऑन नहीं कर रही तो खुल के डिसऑन भी नहीं कर रही है। PTI को बड़ा खुल के इस जमात इस्लामी के बयान को डिसऑन करना चाहिए अगर वो अपनी पोजीशन को क्लियर करना चाहते हैं। और यहीं पे राघव साहब, मैं नाज साहब आप इसका रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे क्योंकि वक्त कम है। जी देखिए, हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़े है। मैंने आपको पहले ही कहा कि जो इन्होंने मुनव्वर हसन साहब ने बात की है उस पर PTI का मौक़िफ़ हमारा बिल्कुल वाज़े है। हम तो कल भी मैंने आपको कहा कि हम मानते हैं कि हमारे मुल्क में जो सिविलियन बेगुनाह मारे गए, जो इनोसेंट हमारे फौजी मारे शहीद हुए, और ये तमाम लोग जो हमें प्रोटेक्शन देते हुए जो अपनी जानों का नजराना उन्होंने दिया, वो सब शहीद हैं। हम कल भी उनके साथ खड़े थे, हम आज भी उनके साथ खड़े हुए। ये तो PTI का कल भी मौक़िफ़ था, ये आज भी मौक़िफ़ है। बात तो जमात इस्लामी के अमीर ने की है, तो आप ये उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने ये बात क्यों कर की और उसके पीछे क्या वजूहात हैं, ये वही आपको डिफाइन कर सकते हैं। हम उनके स्पोक्स पर्सन तो है नहीं जो हम उनकी बातों की तर्जुमानी यहाँ पे बैठ के करें। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुज़ाकरात में जो ABC की बात हुई तो उसमें फौज और तमाम सियासी जमातों ने मुत्तफ़िका तौर पे जो कंसेंसस डेवलप हुआ मुज़ाकरात के लिए, उस अमन मुज़ाकरात को अमेरिका ने सबोटाज किया। हम तो उस गौर फिक्र में लगे हुए थे कि मुल्क का जो मुज़ाकरात की तरफ हम जा रहे थे, उसे अमेरिका ने सबोटाज आपका पॉइंट आ गया। क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, मैं इजाजत चाहूंगा आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज बलोच साहबा, राघव नईमी साहब और डॉक्टर वसीम साहब। बड़ी खुलकर वजाहत की नाज बलोच साहबा ने तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की, और उनका ये कहना था कि जो जमात इस्लामी ने बात कही है उसका जवाब जमात इस्लामी से ही लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ ये समझती है कि पाक फ़ौज के जवानों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं और जिन लोगों ने अपनी जानों का नजराना दिया वो शहीद हैं। लेकिन बहरहाल बहुत सारे सियासी मुबस्सिरीन इस बात पर जोर दे रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या
तहरीक इंसाफ भी जमात इस्लामी से कहेगी ISPR की तरह कि वो अपना बयान वापस लें। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।